रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ये अल्लाह एसोसिएशन में वेलकम राना हम समझी जो ये एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। इससे पहले हमने आज जो टॉपिक पढ़ा था जो से कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट का था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी डिटेल से काफ़ी तफसील से पढ़ा था। मेरा नहीं ख्याल है कि अब उसको दोबारा पढ़ने की कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी दोस्त को समझ ना आए तो मैंने ऑलरेडी अपने नंबर दिए हुए हैं, फिर भी मेरे नंबर नोट कर लें। 0345023810 एंड 03346790 बोथ नंबर्स आर आल्सो व्हाट्सअप। लें जी, आज आपको जो थोड़ा सा बताने का लेक्चर देने का मकसद है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, आज कोई टॉपिक नहीं है। आज सिर्फ आपको ये गाइड करना है, ये बताना है कि आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। जब आप एलएलबी में थे उस वक्त आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया था, और जब आपने आगे एडीपीपी में, सिविल जज में, एडिशनल सेशन जज में आना है, उनके एग्ज़ाम देने हैं, कंपटीशन के कोई एग्ज़ाम, लीगल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम देने हैं, एडीएलआर के एग्ज़ाम देने हैं, उनको कैसे हल करना है, ऑब्जेक्टिव को कैसे डील करना है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव 2 पार्ट्स का आता है या एक इकट्ठा क्वेश्चन आता है, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने परसेंट नंबर हासिल करना ज़रूरी है। वैसे तो पासिंग मार्क्स आई थिंक 40 टू 50 होते हैं, एग्रीगेट अलबत्ता 50 का होता है, एग्रीगेट 50 का होता है, पासिंग मार्क्स 40 टू 50 होते हैं। इस दफ़ा का जो रूल है वो मैं अभी तक देखा नहीं, इंशाल्लाह ताला देख के आपको उसका भी एक बारे गाइड कर दूँगा। तो आज जो सबसे पहले हमने जब हम लॉ में थे, जब हम पढ़ा करते थे, तो जब हमारे मिड टर्म और एंड टर्म एग्ज़ाम हुआ करते थे तो हमने असेस किया था कि हमारे मार्क्स थोड़े क्यों आते हैं। हमारे मार्क्स थोड़े इसलिए आते थे कि हम कोशिश करते थे बग़ैर अज़ाफ़ी शीट लगाए उस शीट को भी फिल ना करना, और बस जल्दी से 5 या 4 क्वेश्चन हल करना, जान छुड़ाना और पेपर दे देना। पता था इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये कौन सा एनुअल है। लेकिन उसका जब रिज़ल्ट आता था तो हमारे नंबर कम होते थे, हालांकि हम कहते थे हमारे नोट्स अपने हैं, हम सब कुछ किए, क्या वजह है। फिर जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने कहा बेटा यहाँ पे आपको सब हमने सिर्फ असेस करना, आपको तैयार कर रहे हैं। असल में जो आपने आगे एग्ज़ाम देना है ना, पास करने के लिए, लॉ पास करने के लिए, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से, आपको लास्ट पेज की लास्ट शीट तक लिखना है। आपको क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करने हैं, तब जाके पंजाब यूनिवर्सिटी या BZU आपको पास करती है। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी ऐसे पास नहीं करती, वो सप्ली ले आती हैं। अगर आपने 4 क्वेश्चन भी किए हैं तो वो सप्ली लेके आ जाएंगे। तो आज आपको थोड़ा सा तरीका बताना है, गाइड करना है कि हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को हल किस तरह करना है, और उसके क्या तरीक़ेकार क्या है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा रहनुमाई फरमाता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन एंड आखिरी हेडिंग देते हैं कंक्लूजन की। तो ये कभी भी नहीं देनी, इंट्रोडक्शन की हेडिंग और कंक्लूजन की हेडिंग हमने कभी भी नहीं देनी। हमने इंट्रोडक्शन की जगह हेडिंग्स ले आनी है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट, प्रीएम्बल, प्रीफेस, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। आई थिंक 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 हेडिंग्स आई थिंक क्लियर है। आगे हम आखिरी हेडिंग देते हैं कंक्लूजन की, आखिरी हेडिंग हम देते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देनी, सब लोग इंट्रोडक्शन की और कंक्लूजन की ही हेडिंग देते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाली। लेकिन जो पेपर चेक करने वाला होता है, जब आपकी हेडिंग बाकी सबसे थोड़ी सी डिफरेंट होगी तो वो आपके पेपर को ध्यान से तसल्ली से चेक करेगा और आपको वो ज़्यादा मार्क्स देगा। जो मेरा अपना अंदाज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स है, और सिर्फ यही एक वजह थी, ये मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा आपने इस तरह से अगर आप हेडिंग्स देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जब ऐसे ही हमने कंक्लूजन वाली लास्ट हेडिंग पे जाना है तो हमने कंक्लूजन नहीं लिखना, हमने लिखना है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, थीम, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूसिव स्टेटमेंट। आई थिंक 5 हो गई हैं, 5 ये पूछता होता है। फिर एंड में ये चीज़ मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ, हम जब लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट क्वेश्चन की लास्ट हेडिंग देते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की, तो हम लिखते हैं आई कैन से दैट, वी कैन से दैट, नॉट एट ऑल, ये नहीं लिखना।
लिखना है द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो आउटा अनट्रूथ शोज दैट। इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने पीछे बयान कर दिया है, बता दिया है सॉरी, वो सब सच्चाई पर मबनी है और उसमें किसी किस्म का कोई इबहाम, कोई शक व शकूक ना है। फिर आते हैं जी, हमने अगर हमसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमने क्वेश्चन की हेडिंग्स किस तरतीब से, किस बुनियाद से, किस तरह से देनी है। सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है ओपनिंग स्टेटमेंट की। ओपनिंग स्टेटमेंट में हमने जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, हमने सिर्फ उससे रेलिवेंट लिखना है। ये जुडिशरी के लिए, ये आईडीपीपी के लिए बता रहा हूँ, उसके लिए टू द पॉइंट रेलिवेंट लिखना है, चाहे आप 6 लाइनें ही लिख दें। केस लॉ अगर आपको एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन में आता है तो मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन में अगर आप केस लॉ लिख देते हैं, एग्जैक्ट आपको आता है, तो पेपर चेकर हैरान रह जाता है, क्योंकि केस लॉ की बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है। केस लॉ हर बंदे को ज़बानी याद नहीं रहता, लेकिन बाद एक को याद रह जाते होते हैं। लेकिन केस लॉ अगर लिखा जाए तो आपको बहुत बेनिफिट देता है। ओपनिंग स्टेट में हमने टू द पॉइंट रेलिवेंट लिखना है, जस्ट थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बयान करना है क्वेश्चन का, बस। फिर हमने आ जाना है रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, उस क्वेश्चन की रेलिवेंट प्रोविजन। फॉर एग्जांपल कॉमन इंटेंशन ही है तो हमने उसकी रेलिवेंट प्रोविजन लिख देनी सेक्शन 34। फिर उसके बाद हमने आ जाना है मीनिंग। नंबर 3 हेडिंग हमने देनी है मीनिंग की। उसके बाद नंबर 4 हेडिंग हमने देनी है डेफिनेशन की। डेफिनेशन आपको बताता चलूँ कि डेफिनेशन आपने टू द पॉइंट लिखनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अगर आपको टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नहीं आती डेफिनेशन, तो आपने नीचे एक हेडिंग दे के लिख देना है कंसेप्चुअल डेफिनेशन, यानी मैं अपने अल्फाज में बयान करना चाह रहा हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर आपने उसको थोड़ा सा अगली हेडिंग एक्सप्लेनेशन किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। फिर नंबर 6 पे जो हेडिंग है वो आपने कोई उसकी एग्जाम्पल दे देनी है। अगर आपको एग्जाम्पल बिल्कुल एक्यूरेट आती है, वरना नहीं आती, वरना रहने दें। और नंबर 7 पे अगर आपके पास कोई केस लॉ है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आपने दे देना है। नंबर 8 पे आपने उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे आ जाना है। अगर आपसे पूछे गए हों एसेंशियल इंग्रेडिएंट फीचर, ये सब एक ही नाम है, उनको आपने फिर 8-10 हेडिंग, 5-7 हेडिंग उनकी होती हैं, उनको आपने उतना सा लिखना है जितना सा आप ये समझते हों कि एनफ है। और मेरे ख्याल से एक हेडिंग को 3-3, 4-4 लाइनों से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9 पे हेडिंग्स आ जाएगी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट या काइंड्स ऑफ ईटीसी वगैरह वगैरह, जो कुछ भी उसने पूछा हो, अगर पूछा हो तो ये हेडिंग देनी है कि कितनी काइंड है, 1 काइंड है, 2 काइंड है, उनको 3-3, 4-4 लाइनों में वाइंड अप करना है। और नेक्स्ट हेडिंग आपने लेके आनी है नंबर 10 इम्पोर्टेंस, कि उसकी टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको लॉ की नज़र में किस तरह देखा जाता है, बाकी लॉ उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। तो उसके बाद आपने आ जाना है ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, ये लॉ बनाया क्यों गया है, आखिर इसके पीछे बुनियाद क्या है। बेसिकली तो लॉ इसलिए बनाया गया ना कि क्राइम से रोकना, लेकिन हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन का अलग ऑब्जेक्ट होगा, अलग मकसद होगा। लॉ इज़ वेरी डीप, इसको रोज़ पढ़ना पड़ता है। अगर आप इसे एक दफ़ा एक दिन पढ़ना छोड़ देंगे तो आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े वकला हजरात हैं जिनकी 50-50 साल भी स्टैंडिंग हो चुकी है, आज भी वो अपने ऑफिस में बैठ के 4-4, 5-5 घंटे केसेस को स्टडी करके फिर कोर्ट जाते हैं। पढ़े बगैर अगर आप हाई कोर्ट पेश हो, अपीयर हो, तो जस्टिस आपकी वहाँ पे इंस्टॉल शुरू कर देते हैं। नंबर 12 पे हेडिंग आपने देनी है स्कोप, उस क्वेश्चन का, उस टॉपिक का स्कोप क्या है, किस हद तक उसको लॉ ने उसका जो स्कोप है उसको दिया हुआ है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। फिर हमने उसकी अगली हेडिंग देनी है 14 नंबर पोजीशन इन पाकिस्तान, के उस क्वेश्चन से रिलेटेड पाकिस्तान में क्या पोजीशन है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अक्सर क्वेश्चन आ जाते होते हैं, इस्लामिक लॉ में आ जाते होते हैं, ईटीसी वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान में उनकी हैसियत क्या होती है, वो भी लॉ ऑफ स्टार्ट में अक्सर क्वेश्चन आ जाते होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाते हैं, आर्बिट्रेशन में आ जाते हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट जो है, और पाकिस्तान पिनल कोड है, सीआरपीसी है, उसके अलावा कानून शहादत है। नंबर 14 नीड, अगर आप समझने से हैं कि आपको इस हेडिंग की ज़रूरत है तो आप इस हेडिंग को भी डाल सकते हैं, नीड ऑफ दैट टॉपिक, इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई।
और उसके बाद हमने आखिर में आ जाना है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यानी कि फ़ाइनल स्टेटमेंट, सबसे आखिरी हेडिंग हमने देनी है और अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करना और कोशिश करनी कि अगर हमें कोई केस ला आता है तो हम केस ला पुट करें, क्योंकि केस ला के नंबर पक्के होते हैं। ये बात अपने पल्ले बिठा लें। अगर तो आपको केस ला जेन्युइन आता है तो फिर आपने केस ला, ओरिजिनल केस ला लिखना है, फेक केस ला नहीं लिखना, वरना क्रॉस हो जाएगा। तो जनाब, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कि आपको समझा सकूं कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बाकी आप माशाल्लाह मुझसे बहुत बेहतर सीनियर भी होंगे, दोस्त भी होंगे, शायद वो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हों। तो मुझसे जो जितनी जितनी जिस हद तक आप लोगों की रहनुमाई हो सकी है, हो सकती होगी आगे भी, जहाँ तक भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको वक्तन फ़क्तन आगाह करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जोया एसोसिएशन की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।